चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बल्कि भारत के संदर्भ में यदि हम कहें तो भारत की राजनीति को समझने के लिए सबसे अहम अध्याय चुनाव की राजनीति और फिर उसमें प्रतिनिधित्व। आखिर क्या मायने हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आज का जो युग है भारत विश्व में, वो लोकतंत्र का युग है, यानी जनता का। ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता हो। अधिकतर जो दुनिया के देश हैं 19वीं शताब्दी और उसके बाद के काल में उन्होंने लोकतंत्र पर अपना विश्वास दिखाया है। उसके पहले जो तंत्र थे, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो किसी और तरह की राजनीतिक व्यवस्था हो, अब वो सब पीछे हो गई और लोकतंत्र का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। ये बात दूसरी है कि लोकतंत्र के भी अपने अलग अलग प्रकार हैं, पर उन सभी प्रकारों में एक बात कॉमन है जो सभी में लागू होती है, और वह है जनता का या जनता की भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया में, देश के शासन चलाने में जनता की भागीदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की भागीदारी को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार किया जा रहा है, और ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों ना हो? एक उदाहरण हम आपके स्कूल के माध्यम से लेते हैं। एक कक्षा के बच्चों को, आपकी एक कक्षा है, वहाँ दो तरीके से कार्य करवाने की शैली सामान्यतः आपने देखी होगी। एक होता है जहाँ पर शिक्षक या स्कूल का स्टाफ बच्चों को दूर रखते हुए, बच्चों को किसी कार्य में न जोड़ते हुए व्यवस्था करते हैं। कल्पना करिए एक वार्षिक फंक्शन होना है, और वार्षिक फंक्शन में उसकी तैयारियों में, व्यवस्था की तैयारियों में बच्चों को नहीं जोड़ा गया, और बाकी जो बाहर के जो लोग हैं उनके श्रम से व्यवस्था की गई। और एक ऐसी व्यवस्था है, और एक दूसरा उदाहरण जहां पर बच्चों के माध्यम से ये सब व्यवस्था की गई है। इन दोनों स्थितियों में आप पाएंगे कि जिस स्कूल में बच्चों को जोड़कर वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी की गई, उसकी व्यवस्था की तैयारी की गई, वहाँ पर बच्चों का उत्साह देखने लायक। चाहे बच्चों का उत्साह की बात हो, चाहे बच्चों के अंदर उत्तरदायी होने की भावना हो, चाहे बच्चों के बीच की लगन की बात हो, आदि आदि सब मामलों में ऐसी वाली व्यवस्था 20 ही बैठेगी दूसरी व्यवस्था के एवज में, दूसरी व्यवस्था के स्थान पर, जहाँ पर सब व्यवस्था बच्चों को हटाकर की गई है। तो भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ बच्चे भागीदार बने, वहाँ पे निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होते हैं। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने दास प्रथा की समाप्ति के लिए बहुत अहम कार्य किया, उन्होंने प्रजातंत्र की जो परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने, वह आज भी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। और उस परिभाषा को आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ दोहरा दूँ, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। बहुत पहले की यदि हम बात करें, इतिहास में जाएं, तो देश बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे, और प्राचीन सभ्यताओं में यूनान की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती थी, सबसे आधुनिक सभ्यता मानी जाती थी अपने समय की। वहाँ एक तरीके से छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जिनका जिक्र हमने अन्य अध्यायों में किया है। नगर राज्य, स्टेट,
कैसे स्टेट? जो नगरों के आधार पे, एक नगर यानी एक राज्य होता था, सिटी स्टेट उनको कहा जाता था। इसीलिए तो ये जो छोटे छोटे नगर थे, इन छोटे छोटे नगरों में चूंकि नगर थे तो जनसंख्या कम थी, एक क्षेत्र में बसे हुए थे। जनता की संख्या कम होने का परिणाम ये होता था कि वहाँ के नागरिकों को ज़रूरत पड़ने पर एक जगह इकट्ठा किया जा सकता था, एक मैदान में उनको बुलाया जा सकता था। बड़े मैदान में पूरी जनसंख्या उस नगर स्टेट की आ सकती थी और वहाँ पर उस नगर से संबंधित कुछ व्यवस्था, उस नगर से संबंधित कुछ मुद्दे, उस नगर से संबंधित कुछ कानून आदि पर, समस्याओं पर बातचीत होती थी। उसमें आई हुई जनता की भागीदारी होती थी और फिर उसके बाद कुछ निष्कर्ष होता था, कुछ निर्णय होता था, कुछ समाधान होता था। अर्थात जनता स्वयं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से शासन के निर्णय का हिस्सा रहती थी। प्रत्यक्ष रूप से, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन में निर्णय का, शासन के को चलाने की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय रूप से इन्वॉल्व रहती थी। सभी नागरिक एक जगह एकत्र होते थे और कानून बनाने और साथ ही साथ कुछ प्रतिनिधियों का भी चयन करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और एक साथ काम करते थे। इस तरह प्राचीन यूनान को आप देखें नक्शे में, वैसे ही स्वयं बहुत छोटा था, वहाँ पर भी नगर स्टेट के नाम से छोटे राज्य और हुआ करते थे। इस प्राचीन यूनान ने एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुरुआत की। जनता का तंत्र, जनता का शासन और प्रत्यक्ष, क्योंकि वे स्वयं लोग निर्णय में भागीदार रहते थे। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है। आज यद्यपि कहते हैं और सच भी है कि संचार माध्यमों ने विश्व को बड़े निकट ले आया है, एक गांव के जैसा बहुत पास आ गए हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से तो वो सब उतने ही बड़े हैं। आज विशाल देश हैं, विशाल क्षेत्रफल वाले और विशाल जनसंख्या वाले, जहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या होती है, लाखों की होती है, अरबों की होती है। इन सब का एक जगह आना संभव नहीं है, जहाँ पे वो आके कानून की बात करें, कानून बनाएं, प्रतिनिधियों का चयन करें, समस्याओं पर बात करके उसका निराकरण करें, किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। ये संभव नहीं है इतने विशाल क्षेत्र में किसी भी देश के। उनका एक प्रकार से एकत्र होना एक तरीके से संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है इसलिए कहने का तात्पर्य कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो प्राचीन यूनान में था वह भी संभव नहीं है। कम से कम कमोबेश ऐसे अधिकतर देशों में जिनका आकार बड़ा है। और अब तो आकार बड़े और छोटे की बात करें तो छोटे आकार के मायने वो थे जिन्हें सिटी स्टेट कहते थे। अब सिटी स्टेट की कल्पना नहीं है। अब एक कितना भी छोटा देश हो तो वहाँ कम से कम 30-40 शहर तो होते ही हैं। इन शहरों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान स्थिति में असंभव। तो क्या प्रजातंत्र संभव नहीं है? क्या प्रजातंत्र किसी और तरीके से लागू नहीं किया जा सकता? क्या प्रजातंत्र केवल प्रत्यक्ष ही होगा? नहीं। प्रजातंत्र की अच्छाइयों के मद्देनज़र लोगों ने नए नए रास्ते निकाले और इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि प्रजातंत्र के भी अपने प्रकार थे। एक प्रकार आपने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सुना, देखा, जाना। इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अब संभव नहीं था, लोगों ने नए तरीके की प्रजातंत्र की बात करनी शुरू की और वहीं से आता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र, अर्थात जैसा शब्द से स्पष्ट है, प्रतिनिधियों के जरिए शासन करना। ऐसा तंत्र जिसमें जनता का तो शासन रहता है, लोकतंत्र तो रहता है, प्रजातंत्र तो रहता है,
लेकिन प्रजा स्वयं निर्णय न लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती हो, तो ऐसी व्यवस्था को प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र प्रणाली कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र प्रणाली का जन्म क्यों हुआ। इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें अधिकृत करती है कि हमारे बिहाफ में आप लोग निर्णय लें और हमको वे निर्णय स्वीकार्य होंगे। दूसरे शब्दों में, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जनता के द्वारा शासन की शक्ति का प्रयोग, जो प्रजातंत्र की नींव है, वह प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। जनता द्वारा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र क्या है। और प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में प्रतिनिधि के चुनने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह मतदान की प्रक्रिया होती है, वोटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। हाथ उठाकर या किसी अन्य तरीके से प्रतिनिधियों का चयन नहीं होता, मतदान के जरिए होता है। और ये मतदान का जो प्रावधान है उसे वह मताधिकार कहलाता है, मत देने के अधिकार। इस प्रकार मताधिकार शब्द सामने आया, मताधिकार की कल्पना का जन्म हुआ। और जिन लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मतदाता या निर्वाचक। मतदाता या निर्वाचक। तो मायने ये हुआ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, उसके बाद अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बाद प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र। प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र की अगली कड़ी होती है चुनाव, जिसको मताधिकार, और जो से मताधिकार मिला हो वह है मतदाता। तो इस प्रकार ये पूरा ये जो शब्द हैं आधुनिक युग में, ये शब्द का, इन शब्दों का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है और अधिकतर देशों में है वहाँ पे ये सब होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। और इसलिए चूंकि ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब शब्द बहुत कॉमन है और उन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं, प्रजातंत्र का आधार बन गया। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मैं चुनाव की जो बात कर रहा हूं उसकी भूमिका क्या है। 3 वर्ष पूर्व 2019 में भारत में भी चुनाव हुए। जो अंतिम लोकसभा चुनाव हुआ भारत में 18वां, वह 2019 में हुआ। और उस समय आप लोग कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ रहे होंगे। आपने चुनाव को देखा होगा और कुछ याद होगा, लेकिन सतही तौर पर आपको चुनाव क्या है ये जानकारी होगी, पर थोड़ा गहराई में अब जाने की ज़रूरत है ताकि हम ये चुनाव की वास्तविकता को समझें, चुनाव की ज़रूरत को समझें, चुनाव की प्रक्रिया को समझें, आदि आदि। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। कानूनन रूप से संविधान में कैसे चुनाव की बात की गई है, कैसे प्रतिनिधित्व की बात की गई है। जैसे प्रजातंत्र के भी प्रकार हैं, ऐसे ही चुनाव के भी कई तरीके हैं। यदि हमें किसी का चयन करना है तो एक होता है हाथ उठा के चयन करना कक्षा में, एक होता है मतदान के द्वारा चयन करना, नाम लिखिए आप और एक बॉक्स में डाल दीजिए, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा बार लोगों ने लिखा है, वह जीता। एक तरीका होता है कि सीक्रेट बैलेट जिसे कहते हैं। सीक्रेट बैलेट में
किसने मत दिया, किसको मत दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती और अंत में परिणाम दे दिए जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से कुछ एक प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव का आधार तय किया जाता है कि वह टॉपर रहे कक्षा का, खेल कूद में अच्छा रहे, उसको अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में पकड़ हो, आदि आदि। केवल वही लोग पात्रता रखेंगे, चुनाव में भाग ले सकेंगे। तो चुनाव के कई तरीके हैं। हम प्रजातंत्र के अंतर्गत होने वाले चुनाव के तरीके को, जो वास्तव में लोकतांत्रिक हो, जिसमें वास्तव में जनता को ये अधिकार हो चुनने का, ऐसे चुनावी प्रक्रिया की हम यहाँ बात करेंगे और साथ ही साथ प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। कौन लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं और कौन लोग चुनने का अधिकार रखते हैं, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किनको पात्रता है चुनाव में खड़े होने की, चुनाव में खड़े होने का आधार क्या है, और किनको पात्रता है मतदान करने की, किनको पात्रता है प्रतिनिधियों को चुनने की। कक्षा का रिप्रेजेंटेटिव, क्लास कैप्टन, जिसे कभी CR भी कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कई स्कूलों में, कॉलेजेस में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है। कई कॉलेज में कौन खड़ा हो सकता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, इसके नियम बने हुए हैं। कहीं पर पढ़ाई का आधार लिया गया है, कहीं पर ओवरऑल पर्सनालिटी का आधार लिया गया है, कहीं पर उसकी आर्थिक स्थिति का भी आधार लिया गया है, आदि 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 आदि। हो सकता है कहीं आरक्षण की भी स्थिति हो, किसी खास वर्ग के लोगों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण भी हो। तो ये सब बातों के मद्देनज़र रखते हम इस अध्याय में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को हमने स्वीकार किया है, उसे स्वीकार क्यों किया, उसके महत्व, उसके चुनाव कराने की जो मशीनरी है, चुनाव कराने की मशीनरी से संबंधित जानकारियां भी लेंगे। चुनाव कराने की मशीनरी से तात्पर्य है कि जो लोग चुनाव संचालन करते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, उनसे क्या अपेक्षा है, कितने निष्पक्ष हैं, कितने तटस्थ हैं चुनाव परिणामों से, आदि आदि। इन मुद्दों पर हम संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। क्या आशय है, इसके पीछे भावना क्या है। यदि हमने चुनाव की ये प्रक्रिया अपनाई है, यदि हमने चुनाव के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए ये योग्यताओं को निर्धारित किया है, यदि मताधिकार का अधिकार इन लोगों को दिया है, तो इस सब के पीछे आशय क्या है, इनको क्यों, उनको क्यों नहीं। ये प्रश्न बहुत अहम है और ये आना चाहिए, प्रश्न मन में आना चाहिए कि आखिर चयन जिनका होता है उनका होता हुआ क्यों चयन। दूसरा, चयन होने के लिए क्या पात्रता है, आदि आदि। इस संबंध में संविधान के जो प्रावधान हैं उनको संशोधित करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। इस अध्याय में हम ये तो पढ़ेंगे ही, जो बिंदुओं को मैंने अभी आपसे जिसके बारे में जिक्र किया, साथ ही हम ये भी सोचेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे संविधान के प्रावधानों को और सुधारा जा सकता है। क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है, और यदि है तो फिर क्या सुझाव होंगे। ऐसे क्या कानूनी प्रावधान और किए जा सकते हैं जो हमारी चुनावी प्रक्रिया में और सुधार लाएं। अर्थात पहले हम जानेंगे कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में कुछ बुराइयां हैं क्या, यदि हैं तो वो कितनी अहम हैं, चुनाव पर कितना दुष्परिणाम इसका पड़ता है, और फिर उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं। इसके सुझावों को भी हम समझेंगे, हम उन्हें भी देखेंगे। और इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया या जो भी राजनीतिक तंत्र होता है वह एक इवॉल्विंग प्रक्रिया है। समय के साथ साथ, ज़रूरत के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता जाता है, और यह परिवर्तन हमेशा सुधार की दिशा में होता है।
तो हम सुझावों के माध्यम से सुधारों की भी बात करेंगे, संभावित सुधारों की। इस अध्याय को पढ़ने से आपको जो मूलतः जो बातें स्पष्ट होंगी वे हैं, पहला, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र हो सकता है? अर्थात क्या लोकतंत्र के लिए चुनाव ही एक जरिया है या कोई और भी तरीका है जिससे लोकतंत्र भी बना रहे और चुनाव जैसी प्रक्रिया से भी बचा जाए? तो पहली बात तो हम ये समझेंगे, लोकतंत्र और चुनाव के बीच कितना गहरा संबंध है, इसको हम समझेंगे इसमें। दूसरा, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? अर्थात चुनाव का क्या लोकतंत्र से इतना गहरा संबंध है कि बिना लोकतंत्र के चुनाव नहीं हो सकता? तो इनके संबंधों की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उत्तर इस अध्याय में हमारे प्रश्न का मिलेगा, या तीसरी बात जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, वह है ऊपर के दो बिंदु जो मैंने बताया उससे जुड़ा हुआ बिंदु है, वो है चुनाव की विभिन्न विधियों को समझेंगे। चुनाव के कितने तरीके हैं, कक्षा का उदाहरण लेते हुए मैंने कुछ तरीके बताए। उसी प्रकार राजनीतिक तंत्र में भी, राजनीतिक प्रक्रिया में भी, लोकतंत्र में भी चुनाव के कई तरीके हैं। हमारे यहाँ कौन सा तरीका है और क्यों है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उस पर क्या सुझाव दे सकते हैं सुधार के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु होगा, चुनाव की विविध प्रक्रियाओं को समझने के बाद या विभिन्न विधियों को समझने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की जो चुनाव प्रक्रिया है, हमारे देश की जो चुनाव व्यवस्था है, विभिन्न चीज़ों के लिए, चाहे वो संसद के लिए चुनाव की व्यवस्था हो, चाहे राष्ट्रपति के लिए चुनाव की, राज्यसभा के लिए चुनाव की, प्रधानमंत्री के चुनाव की और अन्य पदों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की नहीं, चुनाव की, सिलेक्शन की, चुनने की प्रक्रिया, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जो भी प्रक्रियाएं हमारे देश में हमने संवैधानिक रूप से प्रावधान जो किए हुए हैं, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, क्योंकि ये विशेषताएं ही हमें बताएंगी इन प्रक्रियाओं का भारत के संदर्भ में लागू होने के पीछे क्या कारण है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगली बात जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान। चुनाव कराने के प्रावधान तो हम समझेंगे ही ऊपर बताए बिंदु के अनुसार, लेकिन उसके साथ हम जानेंगे कि ये चुनाव कराने के प्रावधान किस हद तक निष्पक्ष हैं, ये चुनाव किस हद तक दलगत राजनीति से हटकर होता है। दूसरे शब्दों में, चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और चुनावी प्रक्रिया की जो मशीनरी है, वह चुनाव के परिणामों से कितनी तटस्थ है, कितने स्वतंत्र चुनाव होते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जो हो रहे हैं वो किसी दल के दबाव में हो, किसी एक व्यक्ति के दबाव में हो, या किसी भी अन्य तरीके का दबाव मतदाताओं पर हो, या जो चुनाव अधिकारी होते हैं उन पर हो, या जो उम्मीदवार हो उन पर हो। इनमें क्या किसी पर किसी तरह का दबाव है, या ये पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष है? इसका हम अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करते हुए इनका क्या महत्व है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लोकतंत्र में, वास्तविक लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल नाम के लिए है। तो ऐसी स्थिति में कौन लोग जिम्मेदार हैं? केवल नाम वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद इस पर जो अंतिम बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैंने कहा, वह है सुझावों का।
वह हिस्सा इस अध्याय का जो सुझावों से जुड़ा हुआ है, और सुझाव किस संबंध में? चुनाव सुधार। चुनाव सुधार के संबंध में जो सुझाव हैं, चुनाव सुधार से पर होने वाली जो बहस है, इस पर हम थोड़ा अपना ध्यान हम ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं क्या, यदि हैं तो वो लोकतंत्र को किस हद तक प्रभावित करती हैं, और यदि करती हैं उसका प्रभाव ठीक नहीं है तो इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है और सुधार क्या करने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिसका हम अध्ययन इन सब को बिंदुओं को पढ़ते हुए कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम ये भी देखेंगे कि कौन लोग मत देने के लिए योग्य हैं, अर्थात मताधिकार किनको मिल सकता है, और यदि कुछ लोगों को वंचित किया गया है तो उन्हें क्यों वंचित किया गया, उसका आधार क्या है। उसी प्रकार हम ये भी समझेंगे कि चुनाव में खड़े होने के लिए क्या योग्यता होती है, कौन लोग चुनाव लड़ने के योग्य हैं, लड़ने के योग्य, मत देने के योग्य अलग बात, लड़ने के योग्य, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए। लड़ने की भाषा से अच्छा होगा हम ये कहें कि चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, और यही योग्यताएं अहर्ताएं क्यों, वे दूसरे देशों में भी क्या यही योग्यताएं मांगी गई हैं या हमारे यहाँ स्थिति कुछ अलग है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उम्मीदवार तय हो गए, मतदाता तय हो गए, अब मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन लोग इसमें सहयोग करते हैं, चुनाव की देखरेख कौन करता है, किसकी छत्र छाया में चुनाव होते हैं, कौन निर्धारित करता है चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव की तिथियों को, मतदान की प्रक्रिया, दूसरे शब्दों में चुनाव की देखरेख कौन करेगा। ये इसके बाद अगला बिंदु जो होगा, मतदाता कैसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके आधार क्या है। कई लोग खड़े होते हैं चुनाव में, उम्मीदवारी कई लोग रखते हैं सामने, कई लोग ये प्रचार करते हैं कि हमें चुनो, लेकिन हम मतदाता के नाते किन्हें चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, उनको चुनने के आधार क्या हैं, प्रतिनिधि और कैसे चुनते हैं। तो मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, इसको हम समझेंगे। और अंतिम बात जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है, मतदान जब होता है, मताधिकार का प्रयोग होता है, उसके बाद ये मतों की गिनती कैसे होती है, कौन करता है, मतों की गिनती सही हो रही है कि नहीं, इसको कौन देखता है, तो मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये भी इस अध्याय में हम ऊपर के बिंदुओं को पढ़ते हुए समझ जाएंगे। तो इस प्रकार ये अध्याय जो है बड़ा विहंगम है, बड़ा विशाल है, और यदि इस अध्याय को हमने अच्छी तरह समझ लिया तो जैसा मैंने पूर्व में कहा, भारतीय राजनीति को हमने बहुत गहराई से समझ लिया।